हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 के जो जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो इस स्टोरी में जो भी मतलब ये जो चैप्टर है इसमें मेनली स्टोरीज जो बताई गई है, मैं उसका सिर्फ एक समरी की तरह बता दूंगी और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पढ़ के बताऊंगी। सो पहले यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। एक स्मॉल विलेज होता है अफ्रीका में, तांजानिया, और उसमें एक लड़की का नाम होता है मम्बा, जो सुबह सुबह पानी भरने जाती है और फिर बहुत दूर पानी भरने जाती है। फिर आने के बाद अपनी मम्मी को हेल्प करती है और फिर उसके बाद अपने ब्रदर्स के साथ अपने जो गोट्स होते हैं उसको केयर करने के लिए लेके जाती है। और उनकी एक फैमिली की छोटी सी हट होती है, स्मॉल हट होती है जहाँ पे वो सब लोग रहते हैं। और मम्मा के फादर की एक छोटी सी लैंड है, उसमें वो रैरली थोड़ी सी बैरली का बहुत ही कम मेज़ और कुछ बीन्स उगा पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी। लेकिन ये जो मेज़ और बीन्स उगाते हैं उनके वो फैमिली के लिए पूरे 1 साल के लिए कम है बहुत। और पेटर रहता है, पेटर एक जगह रहता है न्यूजीलैंड में, और उसकी फैमिली का एक उल प्रोसेसिंग फैक्ट्री होता है जहाँ पे वो उल प्रोसेस करते हैं। और एवरी डे जब वो स्कूल से लौटता है तो अपने अंकल के पास जाके देखता है कि उसके अंकल जो किस प्रकार से सीप की, जो बकरी की देखभाल कर रहे हैं। और उनका एक बहुत ही बड़ा लैंड है, ठीक है। वही बताया गया कि जो पेटर की फैमिली है जो वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाती है। तो अभी हमने देखा कि जो मम्बा और पेटर है अलग अलग जगह रहते हैं और उनकी अलग अलग लाइफ्स है। जो मम्बा है वो अफ्रीका वाले पार्ट में और जो पेटर है न्यूजीलैंड वाले पार्ट में, और दोनों की अलग अलग डिफरेंट लाइफ्स हैं। द डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज द मेन रीजन डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या बोला, अभी हमने देखा कि मम्बा की जो सिचुएशन है पेटर से बहुत ख़राब है, क्योंकि मम्बा जहाँ पे रहती है वहाँ का लैंड अलग होगा, क्वालिटी का मतलब है कि चीज़ अलग होगी। तो वहाँ पे लैंड अलग होगा, सॉइल अलग होगा, ये क्या है, हाँ, लैंड अलग होगा, वहाँ का सॉइल अलग होगा, वाटर होगा, अलग अलग होता है ना। क्वालिटी हर एक सेम नहीं होता। पानी ऐसा हो सकता है कि अगर आप लैंड की बात करो, कभी कभी लैंड क्या होता है, पथरीला होता है, पत्थर पत्थर भरे होते। सॉइल कभी फर्टाइल होती है, कभी नॉन फर्टाइल होती है, अलग अलग जगह। वाटर की बात करो तो कहाँ पे आपने देखा होगा काला पानी मिलता है और सफ़ेद पानी, सफ़ेद पानी नहीं, जब आप थोड़ा सा वाटर में चेंजेस होंगे। नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे पेड़ पौधे किस प्रकार से, एनिमल कौन कौन से, और टेक्नोलॉजी किस प्रकार की। तो शायद जो अफ्रीका में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, पानी अच्छा नहीं आता है, एनिमल्स अच्छे नहीं हैं उस एरिया के, इसलिए जो मम्बा की ख़राब सिचुएशन है। और पेटर जो अच्छे से रह रहा है क्योंकि उसकी जो सिचुएशन उसकी जो लैंड है सब कुछ अच्छा। सो आपको पता है कि जो 90% हमारा पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ 30% लैंड है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 90% है और 70% तो पानी है, 72, और 28% तो क्या हो गया, 28% तो पानी लैंड है। और उसमें जो 30% लैंड है ना, यहाँ पे 30 दिया लेकिन एक्चुअली में 28 है। पता है क्यों? देखो, हमारा पानी तो टोटल 72 + 28 करोगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 दिया तो हम लोग 30 मान लेते हैं। तो 30% लैंड में उसमें से आधा तो लैंड अनफर्टाइल है, वहाँ पर रह नहीं सकते हम, वैसा लैंड है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लैंड। जो लैंड है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमारे एबिलिटी को पूरी करती है उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। और नेचुरल का मतलब होता है वो नेचुरली मिलता है, ठीक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये 30% ही कवर करता है, और उसमें से भी बहुत सारे जो परसेंटेज है नॉट हैबिटेबल है, वहाँ पर रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस वजह से, लैंड किस प्रकार से, क्लाइमेट क्या है, द रूट टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया, सस्टेनेबल टू वाटर,
फिर उसके बाद लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेरसली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। प्लांट्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर हैंस दिस आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें क्या बोला है कि अगर देखो, अगर आप डेजर्ट की बात करो, डेजर्ट में डेजर्ट की बात करो और फिर जहाँ पे पानी अच्छा नहीं मिलता, यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करो कोई प्लेन की, प्लेन के पास ज़्यादा लोग रहते हैं, रिवर वैलीज़ के पास ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने की सुविधा है। लेकिन अगर आप डेजर्ट की बात करो तो वहाँ पे अच्छी से रहने की सुविधा भी नहीं है और लोग रहते हैं तो बहुत कम रहते हैं। लेकिन प्लेन्स में देखा होगा, प्लेन्स का मतलब होता है एक पूरा सीधा, आपने बोलते प्लेन सरफेस, प्लेन का मतलब होता है पूरा सीधा। भी जैसे कि हमारे घर है तो कहाँ पे, वो प्लेन्स में, इसलिए हम लोग वहाँ पे सुविधा से रह सकते हैं। तो इसलिए जो प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। अब लैंड यूज़ देखो, ऐसा नहीं है कि जो लैंड है सिर्फ रहने के लिए है, लैंड बहुत सारे पर्पजेस के लिए, कैसे, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग, पता है माइनिंग मतलब होता है कोल वैसे निकालना, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बिल्डिंग, हाउसेस बनाना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्रीज लगाना, ये सब कुछ होता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ का मतलब ये होता है जब हम लोग लैंड को अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं तो उसको लैंड यूज़ बोलते हैं। सो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। मतलब आप लैंड का किस प्रकार से यूज़ करते हो तो वो उसके टोपोग्राफी के ऊपर होता है। टोपोग्राफी का मतलब है कि वो लैंड किस प्रकार सीधा है या फिर ऐसे स्टीप है या फिर इंक्लाइंड है, उसके ऊपर बेंड होता है टोपोग्राफी। सो सॉइल कैसा है कि मतलब सॉइल फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, क्लाइमेट मतलब गर्मी है या फिर ठंडी है। फिर मिनरल्स कैसे है, मतलब मिनरल्स का भी वैसे बहुत सारा होता है ना कि अगर अच्छे मिनरल्स है तभी तो लैंड मतलब उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, पानी मिलता है कि नहीं। सो ऐसे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स है जिसमें जो लैंड का यूज़ होता है। सो आपको ये याद रखना, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंस होता है। ह्यूमन फैक्टर्स के मतलब ह्यूमन्स के ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ी लैंड होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी लैंड का यूज़ होता है। अभी जो लैंड है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट लैंड होता है, कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट लैंड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का, अगर मान लो कि ये एक लैंड है और ये सिर्फ मेरा है, मेरा नाम मध्यम अनुश्री, सो ये मेरा सिर्फ लैंड है, आप आके यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। सो ये हो गया प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब होता है ये एक पूरा लैंड है और यहाँ पे मैं भी कल्टीवेट कर सकती हूँ, आप कर सकते, आपके दोस्त कर सकते। कम्युनिटी का मतलब होता है सब लोग, बहुत सारे लोग। प्राइवेट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल। आपके देखो, अगर पापा ऐसे मतलब काम करते तो प्राइवेट जॉब बोलते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल का जॉब होता है, मतलब सिर्फ आपके पापा ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई दुकान की बात करो तो उसमें तो सब लोग होते हैं, कम्युनिटी जॉब होते हैं, वहाँ पे तो आपके मम्मी पापा भी मतलब काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे दुकान चला सकते हैं, तो वो हो गया। तभी कम्युनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, प्राइवेट का मतलब होता है एक, ठीक है। सो कम्युनिटी जो लैंड होते हैं किस किस के लिए, फॉडर, फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, नट्स कलेक्ट करने के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स, और जो दिस कम्युनिटी लैंड आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी लैंड्स को क्या बोला जाता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन का मतलब होता है एक समान, प्रॉपर्टी का तो मतलब पता है, रिसोर्स का मतलब भी पता है। तो कॉमन एक समान का जो चीज़ होती है उसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। पीपल एंड द डिमांड्स आर ईवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अभी तो पीपल डिमांड करते रहेंगे कि ऑफिस बनाओ, स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, लेकिन जो लैंड तो लिमिट ही रहेगा। 30% है तो उसमें 30% नहीं रहेगा, ना ही बढ़ सकता है ना ही कम, मतलब कम हो सकता है। तो द क्वालिटी ऑफ लैंड भी, मतलब जो लैंड का क्वालिटी है वो भी अलग अलग होता है। पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड्स यूज टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। तो जो पीपल है अर्बन एरियाज में ऑफिस बना रहे हैं, रूरल एरियाज में लैंड किल कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे लैंड का यूज, जो लैंड का यूज़ होता है वो बहुत सारे जगह चेंज होते गए। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction
एक्टिविटी। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की कमी होना। लैंड स्लाइड्स का मतलब होता है जब भी उसके ऊपर कुछ गिर जाते हैं ना तो लैंड स्लाइड्स होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी कभी कभी उठ जाती है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी फर्टाइल लैंड होती है और जब वो डेजर्ट बन जाती है। डेजर्ट का तो मतलब पता है जहाँ पे पानी नहीं मिलता। तो ये मेजर 3 ईयर्स है जिससे क्या हो रहा है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे हमें एक फ़ोटो बताई गई है मतलब किस प्रकार से चेंज हो रहा है। देखो पहले तो एक विलेज जैसा था जहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हट पहले था, हट से थोड़ा सा घर बना, थोड़ा सा बना, फिर उसके बाद और थोड़ा सा बना। मतलब किस प्रकार से चेंज हो रहा है। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी लैंड बची थी वो भी चली गई। अभी तो देखो यहाँ पे तो पूरा ऐसे बना दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब यूज़ हो रहा है। अभी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मतलब जो लैंड अभी हमने उसके ऊपर पढ़ा तो उसको हम लोग को कंजर्व बचाना भी चाहिए। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है जो फॉरेस्ट के जो लैंड है वो क्या हो रहा है खाली होते जा रहा है। और इससे डर है कि जो हम लोग जो फॉरेस्ट उसको खो ना दे। तो इसलिए मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ ना करें। और हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर्स तो आपने पढ़ा ही होगा जो लैंड में डाले जाते हैं जैसे क्रॉप हो गए। लेकिन कभी फर्टिलाइजर्स होता है वो फैक्ट्रीज में बनते केमिकल यूज़ करके। लेकिन तो इसलिए जो फर्टिलाइजर्स होता है हेल्पफुल नहीं होते लैंड के लिए। तो अगर जितना हो उतना मतलब फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग मतलब है कि मतलब ज़्यादा अपनी बकरियों को या फिर जो भी भैंसों को उनको मतलब ज़्यादा ग्रास नहीं, उनको जितना लिमिटेड है उतना ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो जो फर्टिलाइजर्स है फिर जो ओवर ग्रेजिंग है फिर उसके बाद एफोरेस्टेशन है। मतलब एफोरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को ना काटने दे। तो ये सब कुछ अगर हम लोग ऐसे कम करेंगे तो हम लोग लैंड को बचा सकते हैं। तो अभी हमारा यह सॉइल, उसके पहले हम लोग लैंडस्लाइड्स के बारे में जान लेते हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कि जो मतलब अर्थक्वेक के समय फ्लड्स के समय आता है। आप देख सकते हो कि पूरा ऐसे क्या ऐसे मतलब पूरा ऐसे लैंड ही गिर जाता है वैसे। तो इसके लिए अगर जहाँ पे भी लैंड मतलब चांसेस होते हैं लैंडस्लाइड्स के लिए तो इसलिए एक रिटेंशन वॉल बनाया जाता है जिससे वो गिरे ना। वेजिटेशन जो होता है वो कवर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ये आप खुद से पढ़ सकते हो। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आ जाएगा वो आप पढ़ सकते हो। सो अभी हमारा यह सॉइल द थिन आपको पता है कि द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सो आप हमारा जो सर्फेस है अर्थ का उसको कौन कवर करता है, सॉइल कवर करता है। और सॉइल जो है लैंड से ही क्लोजली लिंक्ड है। जो लैंड फॉर्म्स है वो डिस्क्राइब करते हैं सॉइल। तो सॉइल है ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल से और वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स का क्या मतलब होता है, आपको पत्थर तो पता ही होगा, पत्थर रॉक। तो क्या होता है जब उस पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है तो वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है कि मतलब जब रॉक्स को प्रेशर दिया जाता है तो वाटर, फिर उसके बाद वाटर, फिर एयर, उसको क्या करते हैं उसका मतलब वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स उसको वैसे प्रेशर देख के उसको सॉइल बना लेते। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉइल में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स। ठीक है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है सॉइल फर्टाइल होता है। सॉइल फर्टाइल का मतलब है कि सॉइल एक अच्छी चीज़ मतलब सॉइल जो है क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छी हो जाती है जब उसमें मिनरल्स भी हो और ऑर्गेनिक मैटर भी हो। ठीक है। सो यहाँ पे हमें वेदरिंग का बताया है कि जब जो रॉक्स को ऐसे डिके ब्रेक किया जाता है टेम्परेचर के द्वारा, फ्रोस्ट एक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जब उसको ब्रेक किया जाता है रॉक्स को तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुकी हूँ तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा पैराग्राफ मतलब सॉइल प्रोफाइल दिया है। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो एरिया है उसमें देखो इसको हॉरिजन ए बोलते हैं इसको। देखो ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और इसको बेड रॉक बोलते हैं। ये आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो पहले से। तो पहले जो लेयर में क्या होता है ह्यूमस भरा होता है। ह्यूमस जो होता है ऑर्गेनिक जो मतलब जो पेड़ के जो पत्ते जब सड़ जाते हैं तभी वो मिट्टी उसको ह्यूमस बना लेते हैं। मिट्टी नहीं बनाते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं मिट्टी में वो उसको जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ह्यूमस बना लेते हैं। फिर सेकेंड लेयर में मिट्टी
क्ले, सिल्ट है। फिर उसके बाद थर्ड लेयर पे वेदर्ड रॉक है। मतलब देखो पेरेंट रॉक जब टूट जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, तो उसमें क्या बनता है, वेदर्ड रॉक बनता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल किससे बना है, तो मेजर फैक्टर्स है सॉइल फैक्टर्स के कि पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो मतलब देखो टॉपोग्राफी किस प्रकार का, ऑर्गेनिक मैटेरियल, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब और उसको टाइम कितना लग रहा है फॉर्म में, तो ये अलग अलग प्लेस में होता है। उसका अलग अलग प्लेस में अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, टाइम अलग अलग होता है। टॉपोग्राफी की वो सीधे वाले में है या फिर ऐसे हम। अभी पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक फिर रिलीफ, फ्लोरा, फौना, टाइम, क्लाइमेट। पेरेंट रॉक में वो हमें बताया था उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, मतलब छूने में कैसा है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे, मिनरल्स कैसे। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको पानी लेने में, मिट्टी को पानी अपने अंदर लेने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये सारे पेरेंट रॉक में आए। क्लाइमेट की, क्लाइमेट बारिश हो रही है, कितना बारिश हो रहा है, ह्यूमस किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, मतलब कितना ह्यूमस फॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर क्लाइमेट होता है। रिलीफ का मतलब उसका एल्टीट्यूड कैसा है, कि सॉइल का इक्विलिमिनेशन, मतलब पानी कितना लेता है, पानी कितना वैसे देता है, तो वैसे एल्टीट्यूड वैसे रिलीफ में आता है। फ्लोरा फोना का मतलब होता है, फ्लोरा का तो मतलब मेनली होता है पेड़ वगैरह, फिर फोना का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं। टाइम का मतलब होता है उसको जो सॉइल को थिक होने के लिए, उसको सॉइल प्रोफाइल को थिक होने में कितना टाइम लगता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल वाला। फिर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मटेरियल। तो मतलब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सॉइल का डिग्रेडेशन, मतलब सॉइल क्यों कम हो रहा है, सॉइल किस प्रकार से कम हो रहा है, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर दी मेजर थ्री। तो सॉइल क्यों ख़राब हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से। जो ह्यूमन्स और जो नेचुरल फैक्टर्स है दोनों डिग्रेडेशन कर रहे सॉइल की, मतलब सॉइल को काट, जो फॉरेस्ट है उसको काट के घर बना रहे, तो इसलिए क्या हो रहा है, सॉइल की कमी हो रही है। और कौन से फैक्टर्स में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब कम होना, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट लेना, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ज़्यादा यूज़ करना, फिर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब ज़्यादा कुछ फर्टिलाइजर यूज़ करना, रेन की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है। अभी हम उसको बचा कैसे सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। मल्चिंग द बेयर ग्राउंड, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉ तो आपको पता ही होगा, तो इस स्ट्रॉ को मिट्टी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो उससे कलेक्ट कर सके। काउंटर बैरियर्स का मतलब होता है कि जो स्टोन, ग्रास, सॉइल को, मतलब स्टोन, ग्रास, सॉइल से वो एक काउंटर बना लेते हैं। और जो ट्रेंचेस भी बनाया जाता है, मतलब काउंटर का मतलब मैं आपको बताऊँ कि मतलब मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसे पिक्चर नहीं दिया है कि मतलब देखो स्टोन, ग्रास, सॉइल ऐसे बना दिए जाते हैं और ट्रेंचेस भी रखा जाता है जिससे पानी कलेक्ट कर सके। तो रॉक डैम, जो रॉक्स को ऐसे मतलब रखा जाता है जिससे क्या हो, मतलब ऐसे रॉक्स को भी रखा जाता है जिससे कि अब पानी का ज़्यादा कुछ यूज ना, फ्लो ना हो जाए, और इससे कभी कभी सॉइल का भी लॉस होता है। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि एक स्टीप स्लोप्स में, मतलब देखो ऐसे करने में क्या होता है, जो क्रॉप्स बहुत ही अच्छे उगते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग रोज में और अलग अलग टाइम में उगाना। मतलब अगर मान लो कि विंटर है तो वीट उगाना चाहिए, सो वैसे। ठीक है, मतलब अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीज़न के ऊपर उगाना चाहिए। काउंटर प्लोइंग का मतलब है कि एक पैरेलल, जैसे हिल स्लूप, मतलब ऐसे पैरेलल होना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब है कि कोस्टल और ड्राई रीजन में ट्रीज़ को मतलब ऐसे जिसमें विंड होता है ना, विंड मूवमेंट होता है ना, मतलब ट्रीज उस प्रकार से प्लांटेड किया जाता है जहाँ पे विंड विंड उससे जाता है, उस साइड में ट्रीज उगाए जाते हैं, जिससे पता चले कि मतलब वो सॉइल कवर को बचा सके। मतलब अगर विंड इस तरफ जाती है तो वो ट्री जो है इस तरफ से मेनली बनाए जाएंगे, जिससे क्या वो सॉइल को वो प्रोटेक्ट कर सके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का। अगर आपके फैक्टर्स पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो आपके आंसर होंगे ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड्स, फिर फ्लड्स। और फिर अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तो आपके मल्चिंग आएगा, काउंटर बैरियर्स आएगा, काउंटर फ्लोइंग आएगा, शेल्टर प्लेट्स आएगा, शेल्टर
बेल्ट्स आएगा, फिर उसके बाद टेरेस फार्मिंग आएगा, फिर कौन सा छोड़ के रॉक डैम आएगा, इंटरक्रॉपिंग आएगा। तो ये आप सबको याद रखना है। तो टोटल ये 8 है। तो आपको ये मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, काउंटर प्लोइंग, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। सो ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।